नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। किसान भाइयों, प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता एवं सचिव उद्योग मंत्रालय की उपस्थिति में आयोजित बैठक में 35 उद्यमियों को राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अंतर्गत अनुदान देने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि योजना के अंतर्गत 41 प्रस्ताव भिन्न भिन्न सेक्टरों से स्वीकार किए गए, जिसमें शाक भाजी, खाद्यान्न, ऑयल सीड, मांस एवं चावल मिल की इकाइयां प्रमुख हैं। भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से अभी तक 35 उद्यमियों को अनुदान की प्रथम किश्त दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गत सप्ताह हुई वर्षा के कारण राज्य में सूखे का प्रकोप कम हुआ है। कृषि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूखे के कारण खरीफ फसलों की क्षति 30% से घटकर 22% रह गई है। इसलिए सरकार सूखे की स्थिति का पुनः आकलन कर रही है। राज्य सरकार ने नए पेराई सत्र के लिए गन्ने का मूल्य अभी तक भले न घोषित किया हो, मगर चीनी मिलों के लिए क्षेत्र निर्धारण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी उद्देश्य से लखनऊ में 13 सितंबर से गन्ना समितियों की क्षेत्रवार बैठक आयोजित की जा रही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 22वीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति क्षेत्र 4 में प्रौद्योगिकी के उन क्रांतिक अंतरों पर विचार विमर्श किया गया जिन पर शोध केंद्रित करना है। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखंड में पशुपालन, मत्स्य पालन, पुष्पों की खेती, बागवानी जैसे विषयों में किसानों को उद्यमी बनाने हेतु ग्रामीण युवाओं में जागरूकता लाने एवं उत्कृष्ट बनाने पर बल दिया गया, जिससे कृषि भी एक टिकाऊ व लाभकारी व्यवसाय के रूप में उभर सके। खाद्यान्नों की भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था न होने से भी कृषकों को आर्थिक क्षति होती है। क्षेत्र में बकरियों की अच्छी संख्या को देखते हुए बिहार व उत्तर प्रदेश को बकरियों के मांस उत्पादन तथा झारखंड में सुअर के प्रजनन व मांस उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धान में फूल खिलने व दुग्धावस्था में आवश्यक नमी अवश्य बनाए रखें। जिन क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम हुई है, वहां सूखा के प्रति सहनशीलता बढ़ाने के लिए 2.5 किलोग्राम यूरिया एवं 2.5 किलोग्राम पोटाश को 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर खड़ी फसल पर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान व अन्य खरीफ फसलों में जल उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए खरपतवार नियंत्रण का विशेष ध्यान दिया जाए। गर्म वातावरण एवं आर्द्रता के कारण कीटों के प्रकोप की संभावना रहेगी, अतः फसल की निगरानी करते रहें। कीट एवं रोग नियंत्रण हेतु कीटनाशी रसायनों का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में करें। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, वहां के सब्जी उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि वे अल्प अवधि एवं कम पानी में भी अच्छी उपज प्राप्ति हेतु पालक, मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, मेथी व धनिया आदि की खेती करें। यदि कृषक अरहर की बुआई अभी तक नहीं कर सके हैं, तो पर्याप्त नमी की स्थिति में अरहर की प्रजातियों PDA 11, पूसा 9 व पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहार प्रजाति की बुआई सितंबर के प्रथम पखवाड़े में समाप्त करें। उर्द या मूंग की पत्तियों पर सुनहरे चकत्ते पड़ गए हों या संपूर्ण पत्ती पीली पड़ गई हो तो यह रोग येलो मोजेक है। यह रोग सफेद मक्खियों द्वारा फैलता है। ऐसे रोगग्रस्त पौधों को खेत से उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 EC 1 लीटर या मिथाइल ओ डिमेटॉन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 छिड़काव करें। किसान भाइयों, आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भावों पर। गेहूं मेरठ में 1475 रुपए, बरेली में 1475 रुपए, मुरादाबाद में 1475 रुपए, गोरखपुर में 1470 रुपए, वाराणसी में 1620 रुपए और गाजियाबाद में 1530 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल मेरठ में 2190 रुपए, बरेली में 2200 रुपए, मुरादाबाद में 2200 रुपए, गोरखपुर में 2050 रुपए, वाराणसी में 1995 रुपए और गाजियाबाद में 2175 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना
मेरठ में 3,350 रुपए, बरेली में 3,120 रुपए, मुरादाबाद में 3,150 रुपए, गोरखपुर में 3,460 रुपए, वाराणसी में 3,536 रुपए और गाजियाबाद में 3,290 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ मेरठ में 3,020 रुपए, बरेली में 3,180 रुपए, मुरादाबाद में 3,100 रुपए, गोरखपुर में 3,410 रुपए, वाराणसी में 3,460 रुपए और गाजियाबाद में 3,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब मंडी में सब्जियों के भाव। आलू मेरठ में 1,700 रुपए, बरेली में 1,700 रुपए, मुरादाबाद में 1,675 रुपए, गोरखपुर में 1,820 रुपए, वाराणसी में 1,850 रुपए और गाजियाबाद में 1,720 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज मेरठ में 1,640 रुपए, बरेली में 1,520 रुपए, मुरादाबाद में 1,500 रुपए, गोरखपुर में 1,735 रुपए, वाराणसी में 1,750 रुपए और गाजियाबाद में 2,050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन मेरठ में 800 रुपए, बरेली में 840 रुपए, मुरादाबाद में 875 रुपए, गोरखपुर में 850 रुपए, वाराणसी में 820 रुपए और गाजियाबाद में 840 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब मंडी में फलों के भाव। केला मेरठ में 1,600 रुपए, बरेली में 1,975 रुपए, मुरादाबाद में 1,200 रुपए, गोरखपुर में 2,285 रुपए, वाराणसी में 1,780 रुपए और गाजियाबाद में 1,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल हम इसी समय फिर मिलेंगे कृषि जगत के नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं।
किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हमारे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होता है और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान तुरंत फोन के द्वारा अपने विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। तो आपको जिज्ञासा होगी कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, हम आपको बता दें आज का हमारा विषय है पशुपालन। अगर इस विषय से संबंधित कोई समस्या है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। उठाइए कागज और कलम, लिखिए हमारा फोन नंबर है 0522-228-8698। हमारा अगला नंबर है 0522-220-5756। हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप निःशुल्क बात कर सकते हैं 1800-180-5233। तो किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके त्रिपाठी जी। आप हैं संयुक्त निदेशक पशुपालन निदेशालय लखनऊ से। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और हम बात करने जा रहे हैं पशुओं के बारे में, पशुपालन के बारे में। पशुओं के बारे में बात करें तो हमारे किसानों की, हमारे देश में जो पशु हैं ये उनके विकास की मतलब रीढ़ है। तो उनके विकास के लिए पशुपालन में और अच्छा हो, पशु स्वस्थ रहें, इसके लिए बहुत जरूरी है उसमें बात करना, चर्चा करना। जिस तरह का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम है, ऐसे में अगर हम रखरखाव की बात करें तो पशुओं के रखरखाव में क्या परिवर्तन लाना चाहिए? भाई पशुपालक भाइयों, आप लोगों को मालूम होगा कि पशुपालन में 4 चीजें बहुत मुख्य हैं अगर हमें फायदा लेना है। और वो 4 चीजें क्या हैं? सबसे पहले तो रख रखाव, जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। जी। तो सबसे पहले तो रहना, कहाँ पर रहेगा। दूसरी चीज है उसका आहार, चीज है प्रजनन। अब शुरुआत हम करते हैं रख रखाव से। जी। आप देखिए रहे कि पानी बरस रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पानी नहीं बरस रहा, सूखा पड़ा हुआ था, अचानक पानी बरसा। अब अगर उसका आवाज सही होगा ही नहीं तो निश्चित है कि पशु भीग जाएगा। और डॉक्टर साहब, रखरखाव की हम बात करेंगे। किसान भाई लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार जी, बताइए क्या समस्या है? सर, अब आगे जाड़े का मौसम आने वाला है तो हमारे यहाँ एक भैंस है और गाय है, उसके लिए क्या सुरक्षा का इंतजाम करें? बहुत सही प्रश्न है डॉक्टर साहब इनका। आपका बरसात के बाद जाड़ा आ रहा है, मैं तो ये कहूंगा जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जाड़ा आने से पहले ही कंबल हुआ जी, वो गर्म कपड़े जी, उसको रख लेते हैं। और दूसरा छप्पर जो है, छप्पर को सही कर देते हैं ताकि छप्पर जो है या छप्पर हुआ या कहीं पर कोई छत हुई तो उसको जरा ठिकाने से रख लेते हैं। दूसरी की जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों पर बोरे के पर्दे डाल देते हैं। जी। जमीन सूखी रखते हैं। तो आप ये ध्यान दें कि जाड़े के समय में पशुओं को ठंडी हवा से बचाएं, क्योंकि ठंडी हवा लगेगी तो उसको ठंडक लग जाएगी, बुखार होगा और उसको तो उत्पादन कम हो जाएगा। तो एक तो ये काम करें। दूसरी चीज, अब जाड़े में उसको चारे का भी इंतजाम करें। जैसे बरसीम और जई का मौसम आ रहा है रबी सीजन में, तो उसमें आप अभी से ही निश्चित कर लें कि हमें कितना पशुओं के लिए कितनी जमीन में चारा बोना है। डॉक्टर साहब, ये कहा जा सकता है कि रखरखाव के साथ साथ खाने में भी परिवर्तन करना है। निश्चित। एक किसान भाई हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, बाराबंकी से हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी। हेलो। हाँ सर। हाँ मिश्रा जी, क्या हाल चाल है? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी गांव बसोदी। जी। जानना चाहता हूँ कि हमारे पशु जो हमारी भैंसें जो बच्चा दे रही, छोटा पशु है, इसका जो नाभि होती है, ये नाभि को हम कैसे काटें जिससे कभी कभी धोड़ी फूल जाती है, पक जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जिसे कैसे बचें हम? ये बड़ी मिश्रा जी, आपने बहुत ही सामयिक प्रश्न किया है, क्योंकि ये समय भैंसों के बच्चे देने का है। और जैसे ही बच्चा दे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय बच्चा दे उस समय जगते रहें, क्योंकि सामान्यतः देखा गया है कि रात में या भोर में बच्चे देते हैं। तो उस समय जैसे ही बच्चा दे तो उस समय उसकी नाभि जो है, नाभि को दो जगह पर बांध दें, 2 जगह पर बांध दें और बीच से उसको काटें। और काटने के बाद आयोडीन का घोल होता है या टिंचर आयोडीन, आप बाजार से टिंचर आयोडीन ले लें और उसको लगा दें। और ये ध्यान दें कि जब जानवर उसको चाटता है तो उस समय नाभि को ना चाटे। कभी कभी होता क्या है कि वो नाभि को भी चाटते चाटते नाभि को भी घसीट लेता है, और जब घसीट लेगा तो निश्चित है कि वो पकेगा और आपके बच्चे के लिए परेशानी हो जाए, समस्या हो जाएगी। तो एक तो काम ये करें। दूसरी बात है कि अपने साफ कपड़े से या बोरे से, साफ बोरे से उस बच्चे को देने के तुरंत बाद उसको स्वयं साफ कर दें, तब उसको
सामने रखें, ताकि वो मातृत्व की भावना होती है तो आप चाट ले, लेकिन नाभि पर थोड़ा सा ध्यान रखें। निश्चित है कि ये कभी भी परेशानी नहीं हो पाएगी। मतलब इस पर समस्या से निजात मिलेगी इनको, निजात मिल जाएगी। तो डॉक्टर साहब अभी हमारे किसान ने पूछा था कि जाड़ा आने वाला है, रख रखाव के बारे में। फिलहाल बरसात का मौसम चल रहा है तो हम बरसात में रख रखाव के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुले में पशु बंधे हैं, बारिश हो रही है तो कहें ठीक है बरसात में भीगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना चाहिए, बरसात में भीगने देना चाहिए या छाया में बांध देना चाहिए या खाने में परिवर्तन करना चाहिए? क्या कैसे करें कि स्वस्थ रहे पशु? ऐसा है कि बरसात तो किसी के लिए भी सही नहीं है। पानी में भीगना कुछ समय के लिए तो आप भीग सकते हैं, जैसे भैंसे हैं, सामान्यतः देखा गया है कि वो पानी की बड़ी उसके चाह रहती है, तो कहीं पर पोखरा या तालाब देख लिया उसे घुस जाता है। तो लोग बरसात में बांध देते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बरसात के पानी में भैंसों को या दूसरे भी जानवरों को भिगोए ना, क्योंकि भिगोने पर उनका एक दैनिक प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी और उनको ठंडक भी लग जाएगी। तो एक तो ये काम करें, उनको छाया में रखें, इतना भीगने ना दें। दूसरी बात है कि डॉक्टर साहब अगली बात के बारे में हम बात करेंगे। एक किसान महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन पर। हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना। महेश मुखर्जी जी। महेश मुखर्जी भैया आपकी आवाज थोड़ा कट के आ रही है। हेलो महेश मुखर्जी बोल रहा मैं जलगांव से, महाराष्ट्र जिला, जलगांव जिला। ठीक है, बताइए आपकी समस्या क्या है, क्या जानकारी चाहते हैं आप? अपने पास गाय है ना, वो जन जो है दूध देती है। हाँ, तो वो चारा भी कम खाती है ना, पानी भी कम पीती है, तो उसको क्या खिलाए क्या पिलाए, ऐसा बोल रहा मैं। दूध कम देती, चारा कम खाती, पानी कम पीती है। हाँ, देखिए पहले तो उसके गोबर देखिए, गोबर कैसा है। गोबर देखिए, जो जानवर गोबर करता है उसको देखिए, अगर बदबूदार है या पतला है या जैसा भी है तो उसको एक बार आप पास के पशु चिकित्सालय में जाकर चेक करवा लें, क्योंकि संभावना यही रहती है कि उसके पेट में कीड़े होंगे। तो आप साल भर में कम से कम 3 बार पेट की कीड़े की दवा दें। एक तो बरसात से पहले, बरसात के बाद और एक सर्दी के समय में, और दिसंबर जनवरी में आते हैं, क्योंकि जब पेट में कीड़े रहेंगे तो निश्चित है कि वो चारा कम खाएगा। दूसरी बात आप ये देखें कि जानवर बीमार तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको अंदरूनी बीमारी हो गई, जैसे जानवर ने बच्चा दिया और देने के बाद मालूम चला कि अंदर बच्चेदानी के अंदर वो बीमारी रह गई या उसके बच्चेदानी में सूजन हो गई। अब निश्चित है कि जानवर कम खाएगा, तो इसको आप चेक करवाएं, मैंने पूरा चेक करवाना आवश्यक है। तीसरी बात यह है कि अगर आप सामान्य है जानवर, तो आप एक और काम कर सकते हैं, बहुत ही घरेलू इलाज है। कि खाने वाला मीठा सोडा 3-4 चम्मच, नमक 3-4 चम्मच गुड़ के साथ मिला करके 4-5 दिन तक आप खिला दें तो निश्चित है कि भूख बढ़ जाएगी। कभी कभी होता क्या है कि पेट के अंदर का जो जलवायु है, जैसे क्योंकि पेट में बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिससे कि खाना पचता है, वो हो सकता कम हो गया। मतलब 3-4 चीजें आपने बताई, अगर इसको अपनाएंगे तो ये समस्या से इनको निजात मिलेगी, निजात हो जाएगी। एक किसान भाई डॉक्टर साहब और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गोरखपुर से फोन पर। हेलो। हाँ सर, मैं विनीत उपाध्याय गोरखपुर से बोल रहा हूँ। जी विनीत जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? हाँ सर, मेरा जहाँ पे आवास है वो थोड़ा सा लोलैंड है सर। जी जी। वहाँ पे बरसात में पानी लगते हैं अक्सर सर, और जी जी, और हमारे जानवर वही घास चर लेते हैं जहाँ पानी लगा होता है। जी सर, जी सर। तो क्या वजह से सर उसके पेट में जो है हमेशा वर्म आते रहते हैं सर। जी जी। समसामयिक 8 महीने की गाभिन गाय है, उसके लिए क्या करें सर, कौन सी दवाएं, कैसे उसको बचाव करें सर? डॉक्टर साहब बहुत समसामयिक प्रश्न है। इस तरह तो बहुत सारे जानवरों को होता होगा कि पानी भरा हुआ है, वो चारा खा लिया। ऐसा है कि आपने तो स्वयं ही समस्या भी बता भी दी और समस्या का निवारण भी आपने स्वयं कर दिया। जी जी। जब वो लो लैंड है तो आप कोशिश कीजिए कि अपने पशुओं को गीली जमीन पर जहाँ कीचड़ है वहां पर ना रखें, क्योंकि अभी तो आपने पेट की कीड़े बताया, दूसरा आपने एक और चीज नहीं बताई है, उसके खुरों में भी बीमारी हो जाती है। खुरों में बीमारी कारण भी परेशानी होती। पास की घास जो है वो तो गंदी हो ही गई, जिसके कारण पेट में कीड़े हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया है कि साल भर में 3 बार तो पेट की कीड़े की दवा दें, और उसमें ये ध्यान दें कि एक लीवर फ्लू की दवा जो है वो आवश्यक है। ये बरसात के बाद लीवर फ्लू की दवा जरूर दें। लीवर फ्लू की, इसको जलोग की बीमारी या जोंक की बीमारी ये भी कहते हैं। तो जैसा आपने बताया कि ऐसी जगहों पर जोंक की बीमारी या जलोग की बीमारी के कीड़े होते हैं, और ये लीवर के ये सीधे कलेजे में जाकर या लीवर जिसको कहते हैं उस पर जाकर लग जाते हैं, और जानवर जो है
उसको कमजोर कर देते हैं। पहले तो आपने देखा होगा कि जब वो पेट में कीड़े होंगे तो जानवर तंदुरुस्त हो जाएगा, उसके बाद धीरे ढल जाता है। अब रही बात कि 8 महीने की गाभिन, तो 8 महीने के गाभिन पर कोशिश करिए कि पास के पशु चिकित्सालय में जाकर के, क्योंकि इसके कीड़े की कीटनाशी जो दवाएं होती हैं वो कई तरह की होती हैं, जो गर्भ से, क्योंकि अब बहुत सारी दवाएं हैं जो गर्भ के समय में भी दी जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष जी हैं फोन पर। हेलो सर। हाँ जी आशीष जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो सर जी, बताएं, आपकी आवाज आ रही है। सर ऐसा है ना कि हमारी एक मतलब बढ़िया है करीब, तो सर हम आपको बता रहे हैं ना। जी जी बताइए बताइए बताइए। तो जैसे कि हमारी तो गला ये मतलब कि उसका सीजन हो गया था 1-2 दिन पहले, तो धीरे धीरे मतलब कि तो सही हो गया, लेकिन वो चारा नहीं खा रही है, गोबर पतला कर रही है। गोबर पतला कर रही, चारा नहीं खा रही, गले में सूजन थी 2 दिन पहले। आशीष जी, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, ये उसी के लक्षण हैं जी। जब लीवर फ्लू की बीमारी हो जाती है तो उस समय यही सीजन चल रहा है, सितंबर अक्टूबर से आपको मालूम चलेगा कि गले में हल्की से सूजन दिखाई देती है। अगर आप उसको सेक देंगे तो खत्म हो जाती है और जानवर जो है पतला दस्त करने लगता है। ये लीवर फ्लू की बीमारी के लक्षण हैं। तो आप एक काम कीजिए, लीवर फ्लू की जो बीमारी है उसके कीड़े की दवाई मिलती है, स्पेसिफिक है, विशेष है, ये दवा मिलती है। आप पास के पशु चिकित्सालय में जा करके आप अपने पशु को दिखा लें, वहां से दवा ले लें, उसके गोबर जरूर चेक करवा लें। गोबर चेक करवाने के बाद तब ये दवा दें तो निश्चित ही फायदा हो जाएगा। दूसरा एक और चीज आप कर सकते हैं, अगर आप घरेलू इलाज करने के ही मूड में हैं तो लहसुन आप ले लें, कम से कम 2-3 आड़ी लहसुन आप लें, उसको पीस करके उसको दें। दूसरी चीज, उसको पतली जो दस्त हो रही है उसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, ये बेल आपने देखा होगा, बेल को गूदा हल्का सा भून लें और भून करके उसको खिलाएं तो निश्चित है कि मतलब इससे राहत मिलेगी। लेकिन पेट के वो गोबर की जांच जरूर करवाएं, जांच करा लें। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बरसात में खुले में जो है जानवरों को ना बांधा जाए, ठीक है, ये तो बात हो गई उनके रखने की। अब बात करते हैं भोजन में क्या परिवर्तन होना चाहिए। बरसात के समय में अगर आप देखें तो हरा चारा तो बहुत मिलता है, बहुत आयत से मिलता है और इसको जानवर खाते हैं और फिर दस्त करने लगते हैं। तो आप कोशिश करिए कि घर में जो भी हरा चारा हो उसको भूसा मिला करके दें। दूसरी बात, इस समय आप थोड़ा सा तेल और गुड़ जरूर उसको दें। तेल और गुड़ देने से होता है कि एक तो ताकत आती है, दूसरा कि पेट उसका सही रहेगा, और तीसरी जो चीज सबसे खास है कि उत्पादकता बनी रहेगी। तो ये भोजन के बारे में बात करेंगे। एक घनश्याम जी हैं कानपुर देहात से हमारे साथ फोन पे जुड़ रहे हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार घनश्याम जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो नमस्कार सर, बताएं। अरे ये कह रहे हैं सर कि हमारी भैंस नहीं रुक रही है। हेलो, हाँ बताएं, आवाज आ रही है आपकी। भैंस नहीं रुक रही है। भैंस रुक नहीं रही है घनश्याम जी, 2-3 चीजें ध्यान रखिए। भैंस नहीं मेरी रुक रही है। भैंस ही के बारे में आप अगर उत्तर सुन रहे हैं तो हम लोग उसी बारे में बता रहा हूँ। भैंस रुक नहीं रही है तो उसके बारे में 2-3 चीज ध्यान दें। क्या भैंस 21 दिन से लेकर के 23-24 दिन पर गर्मी पर आती है, निश्चित टाइम पर गर्मी पर आती है, या इससे पहले गर्मी पर आती है, लगातार गर्मी पर बनी रहती है। दूसरी चीज, जो उसके अंदर से श्राव निकलता है गर्मी के समय में, वो कैसा होता है, बदबूदार तो नहीं है, एकदम चमकीला होना चाहिए। जब जानवर गर्म रहता है तो एकदम चमकीला श्राव होता है। तीसरी चीज है कि किस समय आप जाकर के उसको गर्भवती करते हैं, और इससे ज्यादा आवश्यक चीज है कि आप ये भी देखें कि भैंस आपकी कमजोर तो नहीं है, क्योंकि शरीर से मत जाइएगा, अंदर से जाइए कि अंदर शरीर के अंदर कैल्शियम या दूसरे खनिज लवणों की कमी तो नहीं है। डॉक्टर साहब, ये 3-4 चीजें आपने बताई तो ये इनको बेहतर होगा कि पशु चिकित्सक केन चले जाएं अगर लेके। इनको बेहतर यही है, और दूसरा घर में भी कर सकते हैं, खनिज लवण की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें। अगर 50 ग्राम खनिज लवण रोज देना शुरू कर दें और 15-20 दिन तक दें तो मेरे हिसाब से, क्योंकि 80 से 90% भैंसों के न रुकने का कारण भी खनिज लवण की कमी है। डॉक्टर साहब, हमने गाय पे बात की, भैंस पे बात की, थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई बकरी पालन भी करते हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं, तो इस बरसात के मौसम में इन लोगों के लिए क्या सावधानी होनी चाहिए। पशुपालक भाइयों, पहले तो मैं आपको बता दूं
आपकी गाय भी, समय कम है, हम संक्षेप में जाना चाहेंगे। गाय डॉक्टर साहब। भी बरसात सह लेती है, भैंस भी सह लेती है, लेकिन बकरी को बरसात से बचाइए जी। अगर बकरी बरसात में रहेगी तो निश्चित बीमार पड़ेगी, और बीमार पड़ेगी तो फिर मतलब मुश्किल पड़ जाएगी। उसको भीगने से तो बचाना उसको है, तो बकरी को सबसे भीगने से जो बचाइए। महत्वपूर्ण काम है। डॉक्टर साहब, समय की जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों को पशुपालन संबंधी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपने देखा कि आपको अपने पशुओं को कैसे सुरक्षित रखना है, बरसात से बचाना है, उनके भोजन में परिवर्तन करना है, नियमित अपने पशुओं की देखभाल करिए जिससे आपको अधिक उत्पादन मिल सके। हमें आशा है हमारे कार्यक्रम द्वारा जो जानकारी आपको मिली है उसे अपनाकर आप लाभ उठाएंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।